मित्रों, आज हम आप लोगों को प्रोफेसर यशपाल कमेटी एवं अधिगम में बोझ के विषय में बताएंगे कि जो प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चों को एक बोझ की तरह शिक्षा लाद दिया जाता है, इसके विषय में यशपाल कमेटी ने क्या कहा है उसके विषय में बताएं। जो यशपाल कमेटी थी 1952-53 की थी। इसने इसके लिए अपना क्या संगठन बनाया, इसमें क्या कहा गया कि इसको कैसे शिक्षा के बोझ को कम किया जाए और जिसको कि बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इसमें जो है यशपाल कमेटी जो है शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए तथा इसकी शिक्षा के इसमें सुधार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, जो कि नई दिल्ली में है, वो मार्च 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया था, जिसके कि सदस्य है निम्नलिखित हैं। इसके एक अध्यक्ष थे और सचिव थे और 6 इसके सदस्य थे। तो उनके अध्यक्ष का ही नाम था प्रोफेसर यशपाल। इन्हीं के नाम पर यशपाल समिति इसका नाम पड़ा है। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी थे और सचिव डॉक्टर जी.एल. अरोड़ा थे और इसके 6 सदस्य थे। उसमें इनका 6 सदस्यों का नाम इस प्रकार है। उसमें थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में थे। उसके सुश्री दीना गुहा थी, जो मनोवैज्ञानिक थी। और उसके बाद श्रीमती विभा पार्थ सारथी थी, जो भी सरदार पटेल विद्यालय नई दिल्ली में थी 6 सदस्यों में। और अगले सदस्य इनके थे प्रोफेसर टी.एस. सरस्वती थे, जो कि बाल विकास विभाग जो है मानव संसाधन में, उसी से संबंध विश्वविद्यालय बड़ौदा से थे प्रोफेसर डी.एस. सरस्वती। उसके बाद अगले सदस्य इसके थे प्रोफेसर पोरोमेश आचार्य, जो भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता के थे। तो इसके एक अध्यक्ष यशपाल जी अध्यक्ष थे, 6 सदस्य थे। इसके सचिव थे डॉक्टर जी.एल. अरोड़ा, इसके सचिव थे। जी.एल. अरोड़ा जो निदेशक थे इसके, ये भी एस.सी.ई.आर.टी. में नई दिल्ली से ही थे। इसके बाद इन सदस्यों में जो कि इसके लिए इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, अध्यक्ष जो यशपाल के नाम से इसका पड़ा है। तो इन्होंने इस समिति ने 15 जुलाई 1993 को शिक्षा बिना बोझ के नाम से जो जाना जाता है, इसको 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और जो ये रिपोर्ट था बिना बोझ की शिक्षा की जो रिपोर्ट थी, ये 5 खंडों में विभाजित किया गया था। इसका पहले एक प्रस्तावना बना था बिना बोझ की शिक्षा का। प्रस्तावना के बाद ये शिक्षा क्रम के भार की समस्या थी कि किस प्रकार शिक्षा प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा बच्चों की है इतना ज़्यादा हो जाता है, इसके भार को कैसे कम किया जाए, इसकी समस्या को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए बना था। फिर बना था कि इस समस्या की जड़ें क्या है, भार की जो शिक्षा है इसकी जड़ क्या है, इसके विषय में ध्यान दिया गया था। इसके लिए सिफारिशें की गई थी। इसको 5 खंडों में विभाजित करके यह समिति के प्रस्तुत किया गया था समिति के सामने। तो उन्होंने इसमें ये चीज़ें रखी थी। समिति जो ये बना था, इसमें रखा गया था कि व्यक्तिगत उपलब्धि को पुरस्कृत नहीं किया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। जो उपलब्धि की जो करने वाली प्रतियोगिताएं होती हैं, ऐसी प्रतियोगिताएं के बंद कर दी जाए। और विद्यालयों में सामूहिक गतिविधियों तथा सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों के सामूहिक उपलब्धियों को ही प्रोत्साहित किया जाए। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत था, इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत था प्राथमिक जो थी। और यशपाल समिति ने अपने रिपोर्ट में ये भी रखा था कि
जो पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसमें सबको शामिल किया, छात्रों को की भी सहभागिता ली जाए उसमें। और शैक्षिक संगठनों का जो पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया में सहयोग लिया जाए। जो शैक्षिक संगठन है या संस्थाएं हैं, इनको भी उनमें सहयोग लिया जाए। और अपने उसमें लिखे थे कि ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर तथा शिक्षा समितियों का गठन किया जाए, जिससे वे अपने क्षेत्र में विद्यालयों के नियोजन परीक्षण का कार्य जिला संगठन और ब्लॉक स्तर के लोग इसको देख सकें। और जो नर्सरी विद्यालय खोले जाते हैं, उनके संचालकों को विनियमित मतलब नवीनीकरण जो करते हैं, उसके लिए कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय काम में लाने जाने चाहिए। और नर्सरी कक्षा में जो बच्चे प्रवेश लेते हैं तो उनका साक्षात्कार होता है, तो उस साक्षात्कार को रोक दिया जाए। और नर्सरी विद्यालयों में मान्यता प्रदान करने के लिए उसके कुछ मानदंडों का निर्धारण किया जाए नर्सरी विद्यालयों में मान्यता देने के लिए। और जो कि प्राइवेट विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता देने के लिए भी निर्धारित मानदंडों को थोड़ा कठोर बनाया जाए। और इसमें नर्सरी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के मानदंड निर्धारित किए जाए और पाठ्य पुस्तकों को स्कूली संपत्ति बनाया जाए। जैसे पाठ्य पुस्तकें में लाइब्रेरियां हैं, तो विद्यालय में ही उनकी पाठ्य पुस्तकें रखी जाए लाइब्रेरी में, और वो जो पुस्तकें हैं वो बालक जो है विद्यालय में उसका प्रयोग करें। इससे उनका शिक्षा का बोझ कुछ कम होगा। गृह कार्य जो है पाठ्य पुस्तकों से इसको हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों को घर पर गृह कार्य के लिए पुस्तकें अलग से उपलब्ध करानी चाहिए कि वो घर पे पुस्तकें रहें गृह कार्य करने के लिए, और विद्यालय की पुस्तकें अलग से हों। अब प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र का अनुपात 30 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। और इनको शिक्षकों को व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। और शिक्षकों की कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के अंत में होने वाली जो परीक्षाएं हैं, उसके पाठ्य पुस्तकों जो उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको पाठ्य पुस्तक पे आधारित प्रश्नों के साथ ही उनके संकल्पना के आधार पर उनसे प्रश्न पूछे जाएं। उसके बाद अपने बनाए थे कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय बोलचाल के मुहावरों का प्रयोग किया जाए। और प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में अधिक प्रयोग किए जाएं। विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों का अधिक प्रयोग किया जाए। 6 से 10वीं कक्षा में उनके लिए पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को सामाजिक विज्ञान तथा राजनैतिक और सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था को स्थान दिया जाए 6 से 10 तक के बच्चों के लिए। फिर उसके बाद इस प्रोफेसर यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी, इसको लागू करने के लिए इसकी जांच करने के लिए इन्होंने श्री YN चतुर्वेदी की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट को रखा गया था, जिसको कि 10 सदस्यों का एक गठन किया गया। 1993 को यह गठन 10 सदस्यों का किया गया था। और ये जो 10 सदस्य थे, अधिकांश सिफारिशों से तो ये लोग सहमत हुए, लेकिन कुछ ऐसी सिफारिशें थी जिसको कि ये लोग स्वीकार नहीं किए, इससे असहमत इन्होंने अपने जताई थी। और इनकी रिपोर्ट फिर उसके बाद ये रिपोर्ट पूरी तैयार होके केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 2 मार्च 1994 के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इसको और प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इसको प्रस्तुत किए थे।
उसके बाद ये तो ये हो गया इनका, ये कमेटी कैसे गठन हुआ, क्या अपना बनाए थे। उसके बाद अधिगम में बोझ कि इनको पढ़ने में क्या बोझ है, कि इसकी शिक्षा के बोझ को कैसे किया जाए बच्चों के, प्राथमिक स्तर के बच्चों के कंधे से। तो कहा गया था कि जो बच्चे, छोटे मासूम बच्चों के जो कंधे पर ये बोझ है, ये लगातार बढ़ता ही जाता है। इसके विषय में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता जो समिति बनी थी, वो कहा था कि बच्चे के बोझ से मुक्त करने की उन्होंने सलाह दिया था कि बच्चे जो हैं कंधों पर लदे हुए भारी भरकम वस्तुओं के बोझ का से उनकी पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता से कोई संबंध नहीं है। इसको कम करने के लिए उन्हें कहा कि बच्चों का जो ये बस्ते का जो ये बोझ है, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ये भारी वजन और होमवर्क के चलते बच्चों की आंखें कमज़ोर, होमवर्क जो दिया जाता है ज़्यादा, बच्चों को आंखें कमज़ोर हो जा रही हैं, उनके सिर में दर्द होने लग रहा है और ये होमवर्क को लेकर ये लोग सपने में भी परेशान रहते हैं। इसलिए इन सब को, ये जो बच्चों का बोझ है, इसको कम करने के लिए उन्होंने कहा। अब बाल शिक्षा के जो मनोविज्ञान से जुड़े अध्ययन भी बताते हैं कि 4 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के व्यक्तित्व का जो है स्वाभाविक विकास होना चाहिए। उनको ज़बरदस्ती नहीं लादना चाहिए, वो स्वाभाविक तरीके से सीखें और शिक्षा ग्रहण करें। तो ऐसे में इनके विकास के लिए उन्होंने कहा, इनके लिए किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं है बच्चों के लिए, इनके लिए तो भावनात्मक ज्ञान की ज़रूरत है। इनको इस तरह नहीं शिक्षा देना चाहिए, इनको खेल के द्वारा, खेल खेल में ही सीखने की विधि से उनको शिक्षित करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं 5 से 12 वर्ष आयु के, कम से कम 82% बच्चे जो हैं, जो भारी स्कूल बैग होते हैं, और 98% बच्चे जो हैं कमर दर्द के शिकार भी हो। कक्षा 10 के जो हैं 98% बच्चे कमर दर्द के से, और इनको हड्डी का रोग हो जाता है। इनको विभिन्न इतनी भारी बोझ उठाने से इनको विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन तो देश में जो कुछ समय पहले बच्चों की कंधों की जकड़न की समस्या से निजात दिलाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, आयोग ने तय किया कि निचली कक्षाओं के बच्चों के बैग का वज़न कम से कम केवल 2 किलो होना चाहिए और ऊंची कक्षाओं के बच्चों का वज़न 3 किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बस्तों का बोझ कम करने के गंभीरता से विचार किया और इस पे कदम भी उठाया। नगर निगम ने वहाँ पे इसके लिए सराहनीय कार्य किए महाराष्ट्र सरकार के। और उसके बाद था कि जो कि नगर निगम के अधीन जितने भी प्राथमिक विद्यालय चलते हैं, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में दूसरी कक्षा में, पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के कंधे पर बस्ता लादने से छुटकारा मिल गया और रोज़ बस्ता रोज़ लाना ले जाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने बनाया कि कक्षाओं में एक डेस्क ऐसा बनाया जाए जिसमें कि बच्चे जो अपनी किताबें हैं वहीं पे उसी डेस्क में रख दिया करेंगे और खाली हाथ घर जाएंगे। घर के लिए, उनके होमवर्क के लिए उनको अलग से कुछ पुस्तकें दी जाएगी जिससे कि वह पढ़ाई लिखाई अपना थोड़ा बहुत करेंगे। उनको ज़्यादा ज़बरदस्ती दबाव पढ़ने के लिए नहीं बनाया जाएगा। इससे उनको बोझ को हटाने के लिए जो पहल देश में इनके महाराष्ट्र सरकार के नगर निगम ने किया था, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के गाइडलाइंस, मतलब ये बनाने के बाद भी, गाइडलाइंस देने के बाद भी बच्चे जो है निर्धारित सीमा से अभी भी दुगना वजन कंधों पर ढोने के लिए मजबूर हैं।
आवाज़ की जबकि नर्सरी और केजी या पहली कक्षा के बच्चे समझे बिना ही बच्चों के स्वभाव को समझे बिना ही अगर उन पर पढ़ाई का बोझ डाल दिया जाता है तो और बच्चों पर स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ डाल दिया जाता है और उससे उनका स्वाभाविक विकास की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है, उनकी रुक जाती है। पाठ्यक्रम का यह बोझ बच्चों की सरलता से सीखने अथवा ग्रहण करने की जो उनकी नैसर्गिक क्षमता है वह समाप्त कर देता है तथा बच्चों में सीखने की क्षमता की सहज विकास के लिए कम उम्र के बच्चों को उनसे बहुत ही कम छोटे बच्चों से बहुत ही संवेदनशीलता से पेश आने की ज़रूरत है। लेकिन तो ये तभी संभव है जब बच्चों को छोटे कक्षाओं में उनकी पढ़ाई लिखाई को खेल पे आधारित होकर उनके सिखाया जाए, खेल खेल में ही बच्चों को सिखाया जाए, तभी यह वो सीख पाएंगे। इसीलिए बच्चे का बोझ, शिक्षा का बोझ इतना ज़्यादा था कि यशपाल कमेटी ने इसको कम करने के लिए अपना एक बना करके प्रस्तुत किया था, जो कि ये जो प्रोफेसर यशपाल कमेटी 1992-93 की है। ये शिक्षा बिना बोझ के लिए बनाई थी कि छोटे बच्चों को खेल के द्वारा ज़्यादा पढ़ाइए, इनको पुस्तकें जो पाठ्य पुस्तकें हैं इसका दबाव मत बनाइए। अब जैसे कि बच्चे खेल खेल में ज़्यादा सीखेंगे, तो इसको ये प्राथमिक शिक्षा के लिए इन्होंने अपना ये बनाया था। तो उसको के लिए अब इसके बाद आप लोगों का ये जो पोषपाल समिति का शिक्षा बिना बोझ के पूरा हो गया। अब अगला हम आपको कल बताएंगे।